हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि स्वस्थ रहो, मस्त रहो और स्टडी करते रहो। तो आप लोग का स्टडी कैसा चल रहा है। मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो है चैप्टर 6 तक करवा चुकी हूँ। आज मैं आप लोग को उसके बाद वाला चैप्टर करवाऊँगी। तो जैसे कि आपको पता है कि जो वो पूरा चैप्टर है वो 17 या 16 पेज का है। तो मैंने उसका एक नोट्स बनाया है जो पूरे चैप्टर का सार है, और उसको मैं पूरे चैप्टर का जो है आपको संक्षेप में समझाऊंगी। तो आप उसको जो है कॉपी में नोट्स भी कर सकते हैं, आगे के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। कुछ फ्रेंड थे, वो उन्होंने कहा था कि मैम आप पहले एनसीईआरटी 11 का स्टार्ट करिए, तो उसका कंप्लीट करवा दीजिए। तो उसमें कुछ जो है 13 चैप्टर है, तो मैं उसको करवा रही हूँ। अगर आप लोगों के लिए थोड़ा भी उपयोगी है तो आप प्लीज़ उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें। और हाँ, अगर आप लोग को कोई भी तरह का प्रॉब्लम है या कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँगी। चलिए, थैंक यू। कक्षा 11 का जो है भूगोल चैप्टर 7 अभी करवा रहे हैं, भू आकृति तथा उनका विकास। शुरू करते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया जो है पृथ्वी के धरातल के निर्माण में सहायता करती है। इन अपर्दन के कारकों में नदियाँ, पवनें, हिमानी तथा लहरें आदि हैं। ये भूतल की चट्टानों को तोड़ते हैं और उनके पर्याप्त अवसादों को लेकर चलते हैं तथा अन्य कहीं निक्षेप कर देते हैं। इन प्रक्रियाओं से धरातल पर कई प्रकार की भू आकृति का निर्माण होता है। इन सभी भू आकृतियों को हम अपर्दन और निक्षेपण से बनी आकृतियों में बांट सकते हैं। चलिए, दूसरा है नदियों के द्वारा बनी आकृतियों में अपर्दन से बनी आकृतियाँ यानी भी आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात एवं अधः कर्तित विसर्प जो है ये किससे बनता है? नदी के अपर्दन से बनी है। निक्षेपण से बनी आकृति के अंतर्गत जो है, अब देखिए, अपर्दन से बना, अपर्दन से अलग आकृति बनती है और निक्षेपण की क्रिया से अलग बनती है। अपर्दन में क्या होता है? काटता है, और निक्षेपण में क्या करता है? लेके आता है। तो निक्षेपण से बनी के नदी वेदिका, गोखुर झील, गुम्फित नदी आदि आती है। उसके बाद चलिए चलते हैं। वायु अपने साथ कणों को लेकर चलती है। किसको लेकर चलती है? कणों को लेकर चलती है एवं इन कणों से चट्टानों को काटती है। वायु के अपर्दन एवं निक्षेपण से मुख्यतः मरुस्थलीय भागों में भू आकृतियाँ बनती हैं। इनमें मुख्य गुफाएं, बालू टिब्बे, इंसेल वर्ग, प्लाया, छत्रक, बरखान आदि हैं। अब देखिए, कैल्शियम युक्त सेल में जल का कार्य होता है। इसे निर्मित मुख्य स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार के स्टेलेग्माइट, रंध्र, स्टेलेक्टाइट, लैपीज और स्तंभ है। अब चलते, ये था क्या होता है ना, जो चूना युक्त सेल होता है उसमें इनका निर्माण होता है। इसमें भी क्या होता है, ये भौम जल, अधिकतर जो धरती के नीचे जो भौम जल होता है, और अगर भौम जल जब कैल्शियम युक्त चट्टानों से जाती है तब वो इस तरह का चट्टानों का स्टेलेग्माइट और ये सब का निर्माण करती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हिमनद। यह हिम की नदियां हैं जिनमें जल की जगह हिम बहती है। ये हिम अपने साथ अपवाहित कणों के घर्षण, परिवहन और निक्षेपण के मैदान, सर्क और यू आकार की घाटी तथा एस्कर और डर्मिंग का निर्माण करते हैं। फिर है समुद्री तरंगे, किनारों से टकराकर और अवसादों के निक्षेपण से जिन आकृतियों का निर्माण करते हैं उनमें प्रमुख है लैंगून, कंदराएं, स्टैग। ये समुद्री तरंगे करती हैं। क्या क्या है? याद रखिएगा, लैंगून, कंदराएं, स्टैग, क्रोधिकाएं, समुद्री भृगु और पुलिन। तो ये समुद्री तरंगों द्वारा निर्माण होता है। नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के बाद भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूमिगत जल, वायु, हिमनद, तरंग अपर्दन करते हैं। ये क्या करते हैं? जो धरातल के जो पृथ्वी का धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के बाद ये सब कारक, जैसे देखिए क्रमण के क्या कारक हैं, तो वायु
हिमनद, समुद्री तरंगे, प्रवाहित जल और भूमिगत जल। दूसरा चलते हैं, जलवायु में बदलाव और वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रतिक्रियाओं की गहनता से या ये क्रियाएं अपने आप बदल जाती है, जिन्हें भू आकृति बदलती है। एक स्थल रूप विकास की अवस्था से गुजरता है। एक स्थल रूप जो है वो विकास की अवस्थाओं से गुजरता है, जिनकी तुलना जीवन की अवस्थाओं, जैसे मानते हैं हमारे जीवन में जैसे होता है कि जन्म होता है, फिर जाके जन्म यानी गर्भावस्था होता है, फिर शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था होता है, बिल्कुल ऐसे ही इन अवस्थाओं जो धरातल पर स्थल रूप है उसकी भी इस तरह अवस्थाएं हैं। तो जैसे युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था से की जा सकती है। भूतल पर हुए बदलाव भिन्न भू आकृति कारकों के माध्यम से किए गए अपर्दन से होता है। निस्संदेह निक्षेपण प्रक्रिया भी बेसिनों, घाटियों और निक्षेप स्थल रूपों को भरकर धरातलीय स्वरूप को परिवर्तित करती है। अब चलते हैं भू आकृति कारक। लंबे समय तक कार्य करते हुए क्रमबद्ध परिवर्तन लाते हैं, जिसके कारक स्थल रूप का अनुक्रमिक विकास होता है। इसके बाद है भू आकृति कारकों के माध्यम से जो निर्मित स्थल रूप चट्टान की संरचना तथा प्रकार, मोड़, कठोरता, कोमलता और पारगम्यता, जोड़, विभव और अपारगम्यता, भ्रंश, दरार आदि पर निर्भर करते हैं। तो ये भू आकृति कारक के माध्यम से जो निर्मित स्थल चट्टान की संरचना है का प्रकार है, ये इन सब चीज़ों पर क्या होता है, निर्भर करती है। आंध्र प्रदेश में जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, प्रवाहित जल बहुत आवश्यक भू आकृति कारक यह धरातल के निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। यह कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। क्या, तो वर्षा जल। प्रवाहित जल की ढाल जितनी निम्न होगी उतनी ही ज़्यादा निक्षेपण होगा। नदियों की युवावस्था में जो है भी आकार की घाटी, जलप्रपात, छिप्रिकाओं, कैनियन आदि स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। नदी की प्रौढ़ावस्था में गिरिपथ मैदान, जलोढ़ पंख, विसर्प और स्थलाकृति का निर्माण होता है। नदियाँ जो है वृद्धावस्था में क्या होगा, गोखुर झील, डेल्टा, बाढ़ का मैदान, गुम्फित नदी और ज्वारनद आदि स्थलाकृतियों को बनाती है। काष्ठ स्थलाकृति में देखिए चूना पत्थर, डोलोमाइट चट्टानों के किसी भी क्षेत्र में भौमजल द्वारा घुलन प्रक्रिया तथा जमाव प्रक्रिया से बने स्थल रूपों को काष्ठ स्थलाकृति का नाम दिया जाता है। हिमनद का जो प्रवाह है बहुत धीमा होता है। यह दिन प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर या इससे कम से लेकर कुछ मीटर तक प्रवाहित हो सकते हैं। इसके साथ ही यह मुख्यतः गुरुत्व बल के द्वारा गतिमान होते हैं। हमारे देश में जो है विभिन्न हिमनद हैं जो हिमालय पर्वतीय ढालों में घाटी में बहते हैं। उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर के जैसे उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर के उच्च प्रदेशों में कुछ स्थानों पर इन्हें देखा जा सकता है। भागीरथी नदी का उद्गम जो है गंगोत्री हिमनद का अग्रभाग यानी गोमुख है। अलकनंदा नदी का उद्गम अलकापुरी हिमनद से है। अलकनंदा का किससे है, अलकापुरी हिमनद से। आल्प्स पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी मैटरहॉर्न तथा हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट वास्तव में एक हॉर्न है जो सर्क के शीर्ष अपर्दन से निर्मित है। चलते हैं, ऊंची चट्टानी निवर्तन जो है तट हमारे देश का पश्चिमी तट है। यानी ऊंचा चट्टानी निवर्तन तट कौन सा है, तो हमारे देश का जो पश्चिमी तट है, ये देखिए लाइक ये जो है पूर्व हो गया मैप में ईस्ट और ये हो गया वेस्ट, यानी ये जो तट है पश्चिमी तट, ये हमारा क्या है, निवर्तन तट है। पश्चिमी तट पर अपरदित आकृतियाँ बहुत बड़ी मात्रा में हैं। भारत के पूर्वी तट पर निचले अवसादी तट हैं। तो
यहीं तक था स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगा। तो आप जो है प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगर आपने बेल आइकन अभी तक नहीं दबाया है तो आप दबा दें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है मेरा चैनल जियो एजुकेशन गुरु पे जो है एस्टेट का, सीटेट, केवीएस, यूजीसी नेट में सभी का प्रिपरेशन कराती हूँ। ऑल एग्ज़ाम प्रिपरेशन यहाँ होता है। तो आप, क्योंकि आप ज़रूर से ज़रूर इसको देखो। कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें ज्योग्राफी से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं।